A very big Jai Hind to all of you. आज मैं ये नहीं कह सकता कि जितने भी लोग मुझे देख रहे होंगे मैं आप सभी का स्वागत करता हूं, क्योंकि फिलहाल तो मैं आपको नहीं दिख रहा। चलिए हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सो स्टूडेंट, आज हमें बात जो करनी है वो इस बारे में है, उस संवैधानिक पक्ष की बात है जिसे मूल रूप से सभी शिक्षक यह सोचकर छोड़ के आगे बढ़ जाते हैं कि इतना तो बच्चे पहले से ही जानते होंगे, लेकिन अधिकतर बच्चे इस टॉपिक से पूरी तरह व्यवस्थित रूप से परिचित नहीं होते, जिसकी वजह से आगे बढ़ने पर बार बार उन्हें अड़चन आती है और पीछे आना पड़ता है अपने सब्जेक्ट में। और संविधान यानी कि पॉलिटी नाम का यह विषय या सब्जेक्ट उन्हें बहुत ही उलझन भरा या कठिन लगने लगता है। हालांकि यह बात सही है कि इतना बनना तो एक कॉमन सेंस है स्टूडेंट्स के लिए, लेकिन हम इस बात से भी इनकार नहीं कर सकते कि सभी बच्चे एक से नहीं होते। अतः मैं एक टीचर होने के नाते आपको विषय की व्यवस्था को आधार से यानी बिल्कुल बेस से एक सरल शब्दों की पंक्तियों में समझाकर ही आगे लेकर चलूंगा, जिसके लिए बहुत जरूरी है कि मैं आपके सामने दिखूं। सो हियर आई एम। A very big जय हिंद to all of you। अब मैं आप लोगों को बाकायदे बोल सकता हूं कि जितने भी लोग स्क्रीन में इस वक्त मुझे देख रहे हैं, आप सभी का स्वागत है। और मैं आपका जीएस का टीचर एज वेल एज द डायरेक्टर ऑफ एम एकेडमी डॉक्टर इमरान अहमद खान हियर आई एम नाउ। ओके गाइज, सो लेट्स स्टार्ट विद दैट टॉपिक जो कि मैंने आपसे बोला कि सभी स्टूडेंट्स के लिए वो एक ऐसी व्यवस्था होती है जिसे हम हमेशा सरसरी निगाह से पढ़ते हैं, कभी भी एक बार उस सिस्टम को हमने व्यवस्थित रूप से देखने की कोशिश नहीं करी। तो चूंकि हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, इंडियन पॉलिटी में आगे बढ़ने वाले हैं, जहां पर हम बहुत सारे पदों के बारे में और बहुत सारी पदासीन व्यवस्थाओं के बारे में यानी स्टेटस के बारे में, स्टेटसफुल प्रोसीजर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, तो मैं उसकी शुरुआत एक ऐसे सिस्टम से करूंगा जिसका नाम आपने बहुत सुना है, लेकिन उनके बारे में व्यवस्थित रूप से एक छोटी जानकारी आपके पास संभवतः सभी के पास नहीं होती है। सो हियर इज दैट टॉपिक। आप स्क्रीन में देख सकते हैं बहुत ही साफ शब्दों में यहां पर बात हम कर रहे हैं हमारे देश की संसद की। अगर संसद के बारे में आपको मैं सामान्य शब्दों में समझाऊंगा तो आप उसे बेहतर समझ पाएंगे, उस व्यवस्था के साथ अपने आप को कनेक्ट कर पाएंगे और आगे आने वाले हमारे जो भी डिजिटल वीडियो एपिसोड्स होंगे उनमें आप चीजों को बहुत अच्छे से ग्रैब कर पाएंगे। मैं यहां बहुत ज्यादा भावभंगिमा या बहुत ज्यादा आभार न बनाते हुए सीधे आपको अपने टॉपिक पर ले चलता हूं। और जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि सबसे पहले वहां पर लिखा हुआ है संसद। तो सीधे शब्दों में मैं कहूं तो संसद हमारे देश का एक ऐसा ग्रुप है, फिलहाल मैं ग्रुप ही बोलूंगा, एक ऐसा ग्रुप है जो देश के कानून बनाता है। याद रखिए, मैंने कहा देश के कानून बनाता है। हाँ, क्यों? क्योंकि देश के अलावा आप सोच रहे होंगे कुछ और भी होता है क्या? जी हाँ, देश के अलावा तो और भी नहीं, लेकिन देश के अंदर एक और चीज होती है जिसे हम राज्य कहते हैं। पिछले सभी वीडियोस में हमने देखा कि जब हम राज्यों की बात करते हैं तो राज्यों से मिलाकर देश बनता है। तो जहां संसद की बात हम कर रहे हैं तो यह देश के लिए कानून बनाती है। राज्य की एक व्यवस्था और होती है जिसके बारे में हम इसी वीडियो के अगले पड़ाव में बात करेंगे। तो फिलहाल हम बात करते हैं संसद की। तो संसद बेसिकली 3 हिस्सों से मिलाकर बनती है और वो 3 हिस्सों में है राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। याद रखिए, अगर आपके कहने का तरीका सही होगा तो हमेशा आपको चीजों की हायरार्की यानी उनकी क्रमावली सेट करने में या आंसर्स के अंदाज लगाने में प्रॉब्लम नहीं जाएगी। हमेशा राष्ट्रपति का नाम पहले लीजिए, उसके बाद राज्यसभा और उसके बाद लोकसभा का नाम लीजिए। यह आपके हमेशा काम आएगा, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। सो मैंने आपको बताया कि संसद 3 हिस्सों से मिलकर बनती है, जिसमें एक राष्ट्रपति होता है, एक राज्यसभा और एक लोकसभा। राष्ट्रपति के लिए हमने 52 से 62 आर्टिकल, 52 से 62 आर्टिकल्स पढ़े हैं। राज्यसभा के लिए 80 आर्टिकल होता है, जबकि वहीं आप संसद के लिए आर्टिकल दिखेंगे तो 79 है और लोकसभा के लिए 81। देखिए कितना अच्छा सीक्वेंस मिला, 79, 80, 81, संसद, राज्यसभा, लोकसभा, क्योंकि राष्ट्रपति के आर्टिकल हम पहले पढ़ चुके हैं। सो यहां पर आपको यह चीज तो क्लियर हुई कि संसद इन 3 हिस्सों से मिलकर बनती है। इसके बाद मैं आपको बताता हूं कि भाई राज्यसभा को चलाने के लिए और लोकसभा को चलाने के लिए कोई तो एक हेड होगा। बहुत सिंपल है,
राज्यसभा में एक सभापति डाल दीजिए और लोकसभा में एक अध्यक्ष डाल दीजिए। हमेशा इनके सपोर्टर भी होते हैं। तो जहां राज्यसभा में सभापति का सपोर्टर उपसभापति होगा, वहीं लोकसभा में अध्यक्ष का सपोर्टर यानी उसके ना होने पर कार्यवाही संभालने वाला व्यक्ति वह पद उप अध्यक्ष होगा। क्या बड़ा काम है इसमें, बहुत इजी है। हमने पढ़ा संसद के बाद राज्यसभा और लोकसभा, राष्ट्रपति को हम पढ़ चुके हैं। तो अब हमने पढ़ा कि राज्यसभा को चलाने का मुख्य काम सभापति का होता है और उसके सपोर्ट में एक उपसभापति होता है, और लोकसभा को चलाने का काम लोकसभा अध्यक्ष का होता है और उसके सपोर्ट में एक उप अध्यक्ष भी होता है। मजे की बात कि अब ये होते कौन है। देखिए, मैं अभी आपको राज्यसभा लोकसभा नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं आपको सिस्टम से केवल जानकारी देकर इंट्रोड्यूस करा रहा हूं, ताकि जब आगे आप इनके बारे में डिटेल में पढ़ें तो आपको एक बेसिक खाका पूरा बनता हो। उम्मीद करता हूं कि बहुत से बच्चे जो इस बात को सुन पा रहे होंगे, समझ पा रहे होंगे, उनके लिए यह चीज बहुत आसान, ईज फील करा रही होगी। और जिनसे पहले से बनता है, कृपया अपना प्रारंभिक समय ना भूलें। आपको भी आवश्यकता थी, थोड़ा सब्र करिए, आपके स्टैंडर्ड लेवल पर भी हम पहुंच जाएंगे। ओके, सो मैंने बताया कि राज्यसभा का सभापति भी कहीं से चुना जाएगा और लोकसभा का अध्यक्ष भी कहीं से चुना जाएगा। बड़ा सिंपल है। लोकसभा का अध्यक्ष लोकसभा के सभी सदस्य आपस में से किसी एक व्यक्ति को चुनते हैं और उसी तरीके से वे उप अध्यक्ष को भी चुनते हैं। कितना सिंपल था। और जब हम सभापति के लिए जाते हैं तो याद रखिए, यहां एक कहानी में ट्विस्ट आएगा कि जो व्यक्ति देश का उपराष्ट्रपति चुना जाएगा वही राज्यसभा का सभापति होगा। इसीलिए कहते हैं कि देश का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, यानी जिसे अपने आप पद मिल जाए, वो पद पर पहले से आसीन हो। लेकिन ध्यान रखिए, उप सभापति का चुनाव राज्यसभा के सदस्य आपस में मिलकर करते हैं। सो ये तो आपको पता चल गया कि किस तरीके से राज्यसभा लोकसभा को लीड करने वाले लोग आगे आते हैं, उन्हें किस तरीके से लाया जाता है। ओके, अब हम वापस आते हैं राज्यसभा और लोकसभा में। ठीक है, आप सबसे पहले देखिए कि राज्यसभा में ऊपर एक नंबर लिखा हुआ है 250 और उसके नीचे एक नंबर लिखा हुआ है 245, जबकि लोकसभा की तरफ आप देखेंगे तो सबसे पहले एक नंबर लिखा है 500, फिर 552, देन 545। अब ये नंबर क्या है, पहले मैं राज्यसभा के बारे में बताता हूं। हमारा संविधान जब बना तब मूल संविधान में, यानी पहला जब संविधान बना उसमें कोई संशोधन नहीं किए गए थे, अमेंडमेंट नहीं किए गए थे। मूल संविधान में हमारे राज्यसभा में अधिकतम सीटों या सदस्यों की संख्या कितनी बताई गई थी, 250, और उसी तरफ लोकसभा में अधिकतम सीट या सदस्यों की मूल संविधान में संख्या थी 500। हुआ ये कि हमारे राज्य बढ़ते चले गए, क्योंकि जब संविधान बना उस समय हमारे पास कितने राज्य थे, 14 राज्य थे, और इसी तरीके से 6 केंद्र शासित राज्य थे, और उसके बाद बढ़ते 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 आज 29+ की स्थिति में हम हैं, और उधर केंद्र शासित राज्यों की संख्या भी बढ़ रही है। ओके, सो मैंने आपको बताया कि वह संख्या भी बढ़ेगी। तो 500 से अब वर्तमान में लोकसभा में अधिकतम सीट या अधिकतम सदस्यों की संख्या 552 है, 552। लेकिन वर्तमान में सदस्य संख्या, चुने गए सदस्यों की संख्या 545 है, यानी अभी 7 सीटें वहां ब्लैंक है, खाली है। इन सब के बारे में आगे डिटेल में बात होगी, लेकिन आप बस अभी फिलहाल राज्यसभा लोकसभा को समझने की कोशिश करिए। तो मैंने बताया कि मूल संविधान में राज्यसभा में सीटों की अधिकतम संख्या 250 थी, जबकि लोकसभा में सीटों की अधिकतम संख्या 500 थी। वर्तमान में भी राज्यसभा में सीटों की अधिकतम संख्या 250 है, लेकिन सदस्यों की अधिकतम संख्या 245 है। ठीक उसी तरीके से जैसे कि लोकसभा में सीट्स की अधिकतम संख्या 552 है, या सदस्यों की अधिकतम संख्या 552 हो सकती है, लेकिन सदस्यों की वर्तमान संख्या 545 है। ओके, चलिए अब आप 552 से नीचे एक एरो देख रहे हैं जहां 230 + 20 + 2 दिया हुआ है। अब ये क्या है, जरा इसे समझिए। ये 552 अधिकतम लोग कैसे हो सकते हैं? तो 230 वो होंगे जो राज्यों से आएंगे, और 230 के बाद 20 वो होंगे जो केंद्र शासित राज्यों से, यूनियन टेरिटरी से आएंगे, और 2 ऐसे लोग होंगे जिन्हें एंग्लो इंडियन की सीट्स पर राष्ट्रपति अपने विवेकानुसार निश्चित रूप से, उनके ना होने पर निश्चित रूप से पद पर व्यवस्थित करता है, उनको पद देता है अपनी मंशा से, जिसे चाहे उसे। यह होता है एंग्लो इंडियन। अभी एंग्लो इंडियन क्या होता है मैं आपको बता दूं। कोई भी यूरोपीय, बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि हम केवल इंग्लैंड वालों की बात कर रहे हैं, नहीं, कोई भी यूरोपीय अगर हमारे देश में मैरिज करता है, हमारे देश की नागरिकता प्राप्त किसी भी व्यक्ति से
शादी करता है, विवाह करता है और फिर यहीं रहने लगता है, तो एक समय के बाद उसे हम एंग्लो इंडियन का पद देते हैं, जिसे हिंदी में आंग्ल भारतीय कहा जाता है। सो मैंने बताया कि 200 सीट जो सीट है 230, 552 में से वह राज्यों के तरफ से आती है और जो 20 है वो केंद्र शासित राज्यों की तरफ से आती है और 2 एंग्लो इंडियंस के लिए होती हैं। राष्ट्रपति की अपनी मंशा पर आधारित होता है कि वो उन्हें सीट देगा या नहीं। ओके, इसी तरीके से जब आप राज्यसभा के बारे में जाएंगे तो मैं बताऊं कि राज्यसभा के चुनाव, लोकसभा के चुनाव तो सभी को पता है, ओके, राज्यसभा के चुनाव के बारे में लोगों को जानकारी नहीं होती। बिल्कुल परेशान मत होइए, जब अगले टॉपिक में हम राज्यसभा में आएंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो मैं राज्यसभा में किस तरीके से चुनाव होते हैं और वहां के लोग किस तरह से चुनकर राज्यसभा में आते हैं, राज्यसभा सदस्य बनते हैं, सदन में आते हैं, पूरी डिटेलिंग में आपको दूंगा और यकीन मानिए वो बहुत आसान है, बहुत सिंपल है। अभी फिलहाल आप इतना समझ लीजिए कि राज्यसभा में जो भी लोग आते हैं वो पॉपुलेशन, स्टेट की पॉपुलेशन रेशियो के आधार पर आते हैं और उनके अलावा 12, अधिकतम 12 ख्याति प्राप्त यानी फेमस लोगों को जिन्हें राष्ट्रपति चाहे पद पर रख सकता है। फॉर एग्जाम्पल मैं देना चाहूंगा जैसे मिसिस रेखा जो अभिनेत्री हैं और मिस्टर सचिन तेंदुलकर, आपको पता होगा वो राज्यसभा सदस्य थे। अभी जावेद अख्तर साहब थे, उन्होंने अब अपना टेन्योर पूरा कर लिया है। ओके, सो दिस वाज अबाउट दी कि किस तरीके से हम राज्यसभा और लोकसभा को एक आकार में देखते हैं। ओके, ठीक है, याद रखिए कि हमने आपको अभी बताया कि सदस्य कितने हैं और किस तरह से चुनकर आते हैं। अब इसके आगे हम सिंपल सी बात करते हैं कि राज्यसभा का कार्यकाल आप देखिए 6 वर्ष का होता है और लोकसभा का कार्यकाल जो होता है वह 5 वर्ष का होता है। तो ये 5 वर्ष तो आपको पता है, लेकिन 6 वर्ष के मामले में इंसान को बहुत दिक्कत होती है। ठीक है, जैसा कि मैंने अभी कहा कि राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष होता है, तो आपको यह लगा कि उसके लिए तो यह बोला जाता है कि वो कभी समाप्त नहीं होती। वो बिल्कुल ठीक है, वो बिल्कुल ठीक है। याद रखिए यहां 2 बातें होती हैं, एक होता है राज्यसभा का कार्यकाल और एक होता है राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल। किसका किसका? एक राज्यसभा का कार्यकाल और एक होता है राज्यसभा सदस्य का कार्यकाल। दोनों में अंतर है। राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल 2 वर्ष। कहने का मतलब कि एक राज्यसभा का सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष में क्या होता है? अवकाश ले लेता है। इसीलिए कहा जाता है कि राज्यसभा के 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष में क्या लेते हैं? अवकाश लेते हैं, जिसकी वजह से राज्यसभा कभी भी समाप्त नहीं होती, बस मेंबर्स बदलते चले जाते हैं। बात समझ में आ गई आपको? मेंबर्स बदलते चले जाते हैं। तो राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 2 वर्ष, 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष में। इसे आप ऐसे याद रख सकते हैं, 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष में क्या होते हैं? चेंज हो जाते हैं, 1 2 3, और उसका कार्यकाल 3 2 5 और 1 6 वर्ष का होता है। ओके, वापस जब हम राज्यसभा पढ़ेंगे तो इनके बारे में बात करेंगे, बिल्कुल परेशान मत होइएगा, बस सुनते चलिए। सो मैंने आपको यह बताया कि किस तरीके से हमारे देश में संसद का एक स्ट्रक्चर है। हमारे देश में संसद का एक स्ट्रक्चर है। मैं क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि आपने आर्टिकल 50 में पढ़ा था कि कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण, यानी आर्टिकल 50 में हमने पढ़ा था कि दोनों को 50-50 कैसे करते हैं। ठीक है, चलिए अब अगली स्लाइड में मैं आपको यह बताऊंगा कि जब हमने देश के बारे में बात करी तो देश की बात थी, अगर हम राज्य को लेकर चले तो हमें क्या अंतर दिखता है। सो नेक्स्ट क्लिप जो आपके सामने आने वाली है वो राज्य को एक देश मानकर चलिए के रूप में आने वाली है। आप देख सकते हैं सामने कि आपके स्लाइड में क्लियर कट कुछ वैसा ही स्ट्रक्चर बना है जैसा कि इसके पहले वाले स्ट्रक्चर में था। अंतर कहां आ रहा है देखिएगा जरा, सिमिलैरिटीज और अंतर दोनों मैं आपको बताता हूं। अगर आप गौर से देखें स्लाइड में तो जहां मैंने संसद लिखा था वहां पर अब विधान मंडल दिया हुआ और उसका आर्टिकल, जहां मैंने राज्यसभा लिखा था वहां साफ साफ विधान परिषद दिया हुआ है, काउंसिल, लेजिस्लेटिव काउंसिल, स्टेट। और जहां मैंने लोकसभा लिखा हुआ था, आपको बताया था, वहां पर विधानसभा लिखा हुआ। कहने का मतलब, और जहां राष्ट्रपति था वहां राज्यपाल है। कहने का साफ मतलब है कि अगर मैं केंद्र में बात करूं तो केंद्र में जिस तरीके से संसद, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा को मिलाकर बनती है, उसी तरीके से हमारे एक राज्य में
जो राज्य का विधानमंडल होता है वह राज्यपाल, विधान परिषद और विधानसभा को मिलाकर बनता है। फर्क बस इस बात का है कि विधान परिषद हर राज्य में अवेलेबल नहीं होती है। जहां तक मेरी जानकारी फिलहाल 6 राज्यों में है, उसकी डिटेलिंग भी आपको जब हम विधान परिषद पढ़ेंगे तो पूरी तरीके से मिलेगी। यहां एक बात अपने को क्लियर होती है कि विधान परिषद हर राज्य में नहीं होती, और जिस भी राज्य में होती है वह विधानसभा की आवश्यकता पर ही होती है, जब वह चाहेगा तभी होगी। जैसे केंद्र में हमारे लिए संसद, वैसे एक राज्य में हमारे लिए विधानमंडल। जैसे केंद्र में हमारे लिए राज्यसभा, ऐसे हमारे लिए स्टेट में एक विधान परिषद। जैसे केंद्र में हमारे लिए लोकसभा, ऐसे ही हमारे लिए राज्य में विधानसभा। जैसे केंद्र में हमारे लिए राष्ट्रपति, वैसे ही एक राज्य में हमारे लिए राज्यपाल। और मजे की बात यह है कि राज्यपाल किस राज्य का कौन होगा, इसका निर्धारण भी स्वयं राष्ट्रपति अपने विवेकानुसार ही करते हैं, उसका कोई चुनाव नहीं होता। सारी डिटेलिंग आपको हर पोस्ट की मिलेगी। मैं बस आपके लिए एक स्ट्रक्चर बनाकर तैयार कर देना चाह रहा हूं उन कमजोर बच्चों के लिए जिन्हें वाकई में बाद में दिक्कत होती है। एम एकेडमी हमेशा आपको बेस से लेकर चलता है, क्योंकि आपको अपना एम टारगेट करना है तो अपना बेस अच्छा रखना पड़ेगा। ओके, सो आपको ये चीज पता चल गई। अब मैं थोड़ा सा इसमें एक डिफरेंस लाने की कोशिश करूंगा, जरा समझिएगा। आर्टिकल्स तो आपको दिख रहे हैं, उनकी जानकारी कर लीजिए, आप नोट कर लीजिए, बस और कुछ भी नहीं करना है, कंपैरिजन को समझिए। इसके बाद मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि केंद्रीय कार्यपालिका और राज्य कार्यपालिका दोनों में अंतर कहां पर आता है। अगली स्लाइड आपको कुछ चीजें बहुत ही क्लियर करके दिखाएगी, जस्ट वेट फॉर दैट। सो गाइस, वीडियो को ज्यादा लंबा ना करते हुए आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि अब आपके पास जैसे केंद्र में पोस्ट होती हैं वैसे ही राज्य में पोस्ट होती हैं, और उन दोनों के कंपैरिजन दिए हुए हैं। अगर मैं आपको बताना शुरू करूं तो सबसे पहले आप देखते हैं कि जैसे केंद्र में एक राष्ट्रपति होता है, ऐसे राज्य में राज्यपाल का ओहदा होता है। जैसे केंद्र में राज्यसभा की स्थिति होती है, वैसे ही राज्य में विधान परिषद की स्थिति मिलेगी अगर वो अवेलेबल है तो। जिस तरीके से केंद्र में लोकसभा का अस्तित्व होता है, उसी तरीके से राज्य में विधानसभा का महत्व होता है। जिस तरीके से केंद्र में कानून संसद के माध्यम से बनाए जाते हैं, राज्य में विधानमंडल के माध्यम से बनाए जाएंगे। जैसे केंद्र में एक वास्तविक कार्यपालिका प्रधानमंत्री होता है, उसी तरीके से राज्य की वास्तविक कार्यपालिका मुख्यमंत्री होता है। केंद्र यानी देश के स्तर पर सुप्रीम कोर्ट का जो काम है वही राज्य के लिए एक हाई कोर्ट का काम है। सुप्रीम कोर्ट का केंद्रीय स्तर पर देश का मुखिया होता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उसी तरीके से राज्य स्तर पर हाई कोर्ट का मुखिया होता है चीफ जस्टिस अदर। उसके बाद जिस तरीके से राष्ट्रपति की सहायता के लिए एक महान्यायवादी रखा जाता है जिसे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कहते हैं, उसी तरीके से एक महाधिवक्ता यानी एडवोकेट जनरल का पद होता है जो राज्यपाल के लिए कार्य करता है। बहुत सारे लोग, गौर से सुनिएगा, बहुत सारे लोग सॉलिसिटर जनरल के नाम पर बहुत कंफ्यूज होते हैं। मैं यही क्लियर कर देता हूं, अलग से तो हम पढ़ेंगे अटॉर्नी जनरल। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के लिए 2 हेल्पर होते हैं जिन्हें सॉलिसिटर जनरल कहा जाता है। एडवोकेट जनरल यानी महाधिवक्ता का उनसे कोई लेना देना नहीं, वह राज्य में राज्यपाल के लिए निर्धारित पद होता है। सो गाइज, आज आपने जो पढ़ा उसमें मुझे यह समझ में आता है कि आपको यह चीज क्लियर हुई होगी कि जैसे देश में संसद है ऐसे यहां पर विधानमंडल है। संसद की बात करें तो वो 3 से मिलकर बनी हुई है, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। ठीक है, उसके बाद राज्यसभा की जनरल डिटेल हमने ली, लोकसभा की जनरल डिटेल हमने ली, राष्ट्रपति की जनरल डिटेल हम ऑलरेडी आर्टिकल्स में ले चुके हैं। फिर उसके बाद हमने ये देखा कि किस तरीके से केंद्र और राज्य स्तर में कंपैरिजंस होते हैं। अब आपको लगेगा कि ये हमने क्यों बताया, मैं क्लियर करता हूं। ये जो शॉर्ट वीडियो आज आपके लिए बना है वो बेसिकली इसलिए बना है ताकि आप एक खाके को समझ सकें। इसी खाके पर, इसी इंफ्रास्ट्रक्चर पर आगे का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बेस होने वाला है। यदि यकीन नहीं होता तो जब हम पढ़ने जाएंगे तब आपको देखिएगा ये व्यवस्था कितनी ज्यादा काम आएगी। ठीक है, इनके आर्टिकल्स को लिख लीजिएगा, जो भी आर्टिकल मैंने बताए हैं आगे आपको आर्टिकल्स पढ़ाए जाएंगे। ये मत सोचिएगा कि 1 से लेकर 62 तक आर्टिकल पढ़ा के मामला खत्म हो गया, नहीं। समय समय पर आपको आर्टिकल्स के बारे में और इंप्रूवमेंट दिए जाएंगे। मोनोटोनस आपकी स्टडी ना हो जाए, इसके लिए मैंने ब्रेक कर करके चीजों को थोड़ा बदल कर पढ़ाने की कोशिश की है। याद रखिए, जब तक आपके अंदर जोश बना हुआ है तभी तक आप अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने के विचार को पैदा कर सकते हैं। आपको कोई और हरा नहीं सकता, आपके हारने का कारण आप स्वयं होंगे। लोग बस प्रभावित करते हैं, उस प्रभाव को रखना ना रखना या आगे लेकर जाना या कमजोर करके अलग कर देना, यह आपका अपना निर्णय होता है। सो गाइस, प्लीज बी अवेयर कि आपका जोश, आपकी हिम्मत किसी भी कारण से कम ना हो। जो भी डेली वीडियोस दिए जाते हैं आप उन्हें डेली देखिए, डेली का काम खत्म करिए, पेंडिंग मत रखिए। आज के हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के टॉपिक में हमने जो इंफ्रास्ट्रक्चर का डिटेल दिया उसमें बस इतना ही। अगले टॉपिक में, अगले एक इफेक्टिव
कंपोनेंट टॉपिक के साथ हम फिर से मुलाकात करते हैं। उम्मीद करता हूं कि तब तक आप लोग सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें। थैंक यू सो मच। जय हिंद टू ऑल ऑफ यू।